सभी को नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर्स 2022-23 के मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं और इसके 3-4 वीडियोस में पहले बना चुका हूं, जो कि आपको पार्ट बी आरएसपीसीबी जेएसओ जेई एग्जाम के पार्ट बी नामक प्लेलिस्ट है हमारी, उसके अंदर मिलेंगे। प्लेलिस्ट विजिट करना, वहां पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगली बात, एक और जानकारी के साथ में मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। वो जानकारी ये है, एक महिला अधिकारिता विभाग हेतु संरक्षक अधिकारी की प्रतियोगी परीक्षा हुई थी 2022 की, जो कि जनवरी 2023 के अंदर हुई है। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि उसके अंदर पासिंग मार्क्स थे 40% पासिंग मार्क्स। मतलब हो गया कि जैसे आज मान लो अपने 225 नंबर का पेपर है तो उसके अंदर से 90 नंबर लाना जरूरी है। तो जिस तरह से इसके अंदर 40% था, तो आपको जान के हैरानी होगी कि एक भी बच्चा, एक भी कैंडिडेट उसके अंदर 40% पासिंग मार्क्स नहीं ला पाया। तो सेम हमारे यहाँ पर भी मुझे उसी को याद करके आया कि भाई अपने अंदर भी यही चीज है, अपने नोटिफिकेशन में भी थी कि 40% पासिंग मार्क्स जरूरी है। और 40% पासिंग मार्क्स का मतलब 225 में से 90 नंबर तो आने ही चाहिए। और मैं ये देख पा रहा हूं अभी जो हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है उसके अंदर की, जो आप 90 नंबर से अबव मार्क्स तो ला पा रहे हैं, पर आपकी माइनस मार्किंग इतनी ज्यादा हो जा रही है कि आप 90 नंबर से भी नीचे चले जाते हैं। अब 90 नंबर से नीचे वाले जो वैसे ही फेल है, उनकी माइनस मार्किंग चेक करने का भी कुछ फायदा नहीं होता। अच्छा, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि 90 मार्क्स तो आपको स्कोर करने ही है, उसके लिए क्वालिटी कंटेंट आप पढ़े जरूर। अब देखिए, बात करते हैं हम लोग, क्योंकि जनवरी के अंदर अगर मान लो एग्जाम होता है तो आपको पता है कि असेंबली इलेक्शन हमारे अभी नवंबर के अंदर से स्टार्ट हुए थे और अक्टूबर में इसकी घोषणा हो गई थी। तो आपको पता है कि यहां से क्वेश्चन बनना संभावित हो सकता है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो। लास्ट 6 महीने की अगर बात करें एग्जाम से पहले की, तो उसके अंदर ये इंक्लूड होना चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं कि जो असेंबली इलेक्शन हुए थे 2023 में, जो कि हमारे 7 से 30 नवंबर के बीच में हुए थे। अब इसके अंदर 5 स्टेट्स है, 5 स्टेट्स का जो रिजल्ट है वो 3 अक्टूबर को डिक्लेयर हुआ था। जो 36 में, इसमें है कौन कौन, इसके अंदर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और है हमारा मिजोरम। ये हमारे स्टेट्स थे। इन स्टेट्स के अंदर आपको बताऊं, राजस्थान में 200 सीटों पर, छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर, मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर, तेलंगाना में 119 सीटों पर, मिजोरम में 40 सीटों पर चुनाव हुए थे। ये जो चुनाव थे ये राजस्थान में 23 नवंबर, तो यहाँ पे राजस्थान में 23 नवंबर दे रखा है, राजस्थान में 25 नवंबर करना है, करेक्शन है यहाँ पे। और एक जो 200 सीटों का है, 200 सीटों में से 199 सीटों पे चुनाव होते हैं, एक सीट पर चुनाव नहीं होता, 200 मेंबर्स की सीटें हैं ये। नवंबर को छत्तीसगढ़ के अंदर 7 नवंबर को, 17 नवंबर का जो हमारा मैंने बताया 2 चरणों के अंदर 2 फेज में एकमात्र था छत्तीसगढ़ जिसमें चुनाव हुए थे, बाकी सब में एक ही फेज में चुनाव हुए, जिसको हम लोग चरण बोलते हैं। नवंबर 17 को हमारा मध्य प्रदेश में, 30 नवंबर को तेलंगाना में और 7 नवंबर को मिजोरम के अंदर चुनाव हुए थे। तो 7 नवंबर के दिन हमारा छत्तीसगढ़ और मिजोरम में चुनाव थे। इसी की तरह से तीनों अलग अलग थे। यहाँ पे आपको रिजल्ट आया 3 दिसंबर को रिजल्ट आया, आपको पता ही है, जिसके अंदर बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए, बीजेपी ने मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव को मुख्यमंत्री घोषित किया। बीजेपी ने विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ में, राजस्थान के अंदर भजनलाल शर्मा को, तेलंगाना के अंदर रेवंत रेड्डी को, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को, और जोरम पीपल्स मूवमेंट के लालदू होमा को मिजोरम के अंदर विजयी घोषित किया गया। तो दोस्तों ये बात थी इंपॉर्टेंट। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आनी चाहिए, वो ये कि अभी अभी जो हमारे भजनलाल जी हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि भजनलाल शर्मा जो है वो कहां से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, कहां के ये रहने वाले हैं। और एक बात और आपको पता होनी चाहिए, हालांकि जो हमारे वसुंधरा राजे और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे सीएम गहलोत हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री कहां से उन्होंने चुनाव लड़ा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो आ सकता है एग्जाम के अंदर आता है। तो ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि इन दोनों ने कहां से चुनाव लड़ा था, वसुंधरा राजे ने और हमारे गहलोत जी ने, और भजनलाल शर्मा जी ने कहां से चुनाव लड़ा था। तो ये तीनों चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, और एनवायरमेंट पे मूव करते हैं। एनवायरमेंट पे मूव करते हैं तो आगे देखते रहिए आप लोग पूरा मैं पूरा एनवायरमेंट का ही मेजरली पूरा कंटेंट रखता हूं। तो देखिए, इसके अंदर है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट हैज बीन रिलीज अहेड of its flagship Davos 2023 मीटिंग which is titled as। तो दावोस 2023 में जो मीटिंग हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसके अंदर आपको अब WEF की फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में पूछी जाती है। आप एग्जाम आपने क्वेश्चंस करे होंगे तो उसके अंदर पूछी भी होगी। तो आपको बताना है कि उसका टाइटल क्या था। तो टाइटल क्या था, कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड,
कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड इंडिया, कोऑपरेशन इन ए फ्रॉग वर्ल्ड और कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड एशिया। तो आपको बताना है इसके अंदर से कौन सा आंसर सही है। तो चलिए सही आंसर की खोज करते हैं हम लोग, बात करते हैं इसके फैक्ट्स की। तो एक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 आई है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 को जो भेजने वाला है, जो रिलीज करने वाला है, वो WEF मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही है। ये इसका 18th एडिशन था, मतलब 18वीं इसकी रिपोर्ट थी। उसके अंदर इन्होंने बताया कि हमको 2 साल में दुनिया को प्रिपेयर रहना चाहिए, किसके लिए, बहुत जबरदस्त नेचुरल डिजास्टर्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए रेडी रहना चाहिए। मतलब इन्होंने दुनिया को चेताया है कि आपको तैयार रहना चाहिए कि कुछ बड़ा डिजास्टर होने वाला है। दूसरी बात, दावोस के अंदर जो फ्लैगशिप मूवमेंट था, फ्लैगशिप मीटिंग थी, वो उसका जो टाइटल था वो था कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, कि जो हमारा जो खंडित विश्व है उसके अंदर भी क्या सहयोग की भावना, वो हमारा इसकी टाइटल था। ये जो हमारा WEF है वो एक स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, जिसकी स्थापना 1971 के अंदर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हुई थी। ये मेनली पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन पर वर्क करता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मैंने आपको बताई। अब और देखें नेक्स्ट और कंटिन्यू देखते रहे, लास्ट तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखें इंडियाज टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर वाज, कितना टोटल फॉरेस्ट है इंडिया का, जो आपको बताना है, इतने मिलियन हेक्टर है। और ये विच अकाउंटेड फॉर हाउ मच ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, की कितना % भारत का वो कवर करता है। तो आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, फैक्ट्स देखते हैं हम लोग इसके बारे में, जिसके अंदर और भी डिटेल्स आपको मिलती जाएगी। देखें एक चीज है वो है GIM। GIM क्या है? ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया इसका पूरा नाम है। ग्रीन इंडिया मिशन के अंदर इंडिया ने एक टारगेट सेट किया कि हम लोग इतने % हमारा जो प्लांटेशन है उसको बढ़ाएंगे। तो हो क्या रहा है कि हमारे इंडियन जो टारगेट है उस वो हमारा टारगेट जो इंक्रीज करना था नंबर ऑफ क्वांटिटीज को, वो हम लोग उसके अंदर पिछड़ रहे हैं। ये जो पिछड़ रहे हैं उसके अंदर पिछड़ने के पीछे कारण कुछ स्टेट्स हैं जैसे आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरला, इनके अंदर जो है पेड़ों के अंदर लगातार कमी आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज पूछी है उसने, पूछिए ट्री कवर के बारे में। तो एक तो होता है फॉरेस्ट कवर और एक होता है ट्री कवर। तो ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर में क्या डिफरेंस है उसकी बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और वहां हम लोग देखेंगे कि जो ग्रीन इंडिया मिशन है उसके अकॉर्डिंग कितना टारगेट सेट किया था। तो जो हमारा ट्री कवर है, ट्री कवर रेफर्स टू द टोटल एरिया ऑफ लैंड दैट इज कवर्ड बाय ट्री, कि आप एक जगह पर कहीं पर पेड़ भी है ना तो उसका एरिया भी काउंट होगा, ठीक है, एक पेड़ का भी एरिया काउंट होगा। तो ये तो है हमारा क्या, ट्री कवर। वेदर और इट इज नॉट द ट्रीज एज ए पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, चाहे वो फॉरेस्ट का पार्ट नहीं है फिर भी वो काउंट होता है। तो ये तो होता है ट्री कवर। फॉरेस्ट कवर क्या है? फॉरेस्ट कवर जो स्पेशली रेफर किया जाता है ऐसी लैंड के लिए जो कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम का पार्ट हो, और उसकी जो मिनिमम कैनोपी है वो 10 से लेकर के 30% डेंसिटी की होनी चाहिए। इसका जो एरिया है वो 0.5 हेक्टर से बड़ा होना चाहिए, जिसको हम लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम कहेंगे, क्योंकि इसमें इकोसिस्टम डेवलप होता है। तो यहां हम लोग फॉरेस्ट और ट्री कवर ऑफ इंडिया की हम लोगों ने बात करी। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या टारगेट जो हमारे सेट किए गए थे। टारगेट्स की हम लोग बात करें, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट थी 2021 की, उसके अंदर जो इंडिया ने डिसाइड, इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो बढ़ गया था। कितना बढ़ गया था? 2261 स्क्वायर किलोमीटर। किससे बढ़ गया था? 2019 की जो हमारे असेसमेंट ईयर था उससे ये इतना बढ़ गया था। तो इसी से ज्यादा करने की बात थी कि 2023 तक हम इससे भी ज्यादा करेंगे, पर हमारे और ज्यादा भी करना कितना, लगभग 12-13%, 14% तक ज्यादा इसको बढ़ाने की बात थी, पर ये बढ़ नहीं पाया। और उसके पीछे मेनली जो कारण है वो औद्योगिकरण और हमारे निर्माण कार्य जो है जिसके अंदर पेड़ों की कटाई हो रही है, वो उसके पीछे मुख्य कारण देखे जाते हैं। अब यहां हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र आते हैं। अगली बात, जो टॉप 5 स्टेट्स हैं जिसके अंदर फॉरेस्ट कवर एज ए परसेंटेज ऑफ दियर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, उसमें आ जाता है मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, फिर मणिपुर और नागालैंड। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज ऐसे हो जाएंगे कि सर आपने बोला मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, अब आप बोल रहे हो मिजोरम का है। तो यहाँ पूछो, आप देखो क्वेश्चन में क्या, यहाँ बोला क्या लाइन के अंदर, बोला कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की तुलना में फॉरेस्ट कवर का परसेंटेज दे रखा है। तो मिजोरम उसमें 84% है, कि टोटल एरिया का 84% मिजोरम के अंदर ट्रीज है या फॉरेस्ट है।
ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मिजोरम और मध्य प्रदेश लार्जेस्ट है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश दोनों ही कंडीशन के अंदर लार्जेस्ट है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। इसके अंदर आपको याद रखना है कि 80.9 मिलियन हेक्टेयर हमारा इंडिया का टोटल ट्री और फॉरेस्ट कवर है, जो कि 24.62% जो ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का वो पूरा कवर करता है। अब यहाँ पे जब हम लोग बात कर ही रहे हैं फॉरेस्ट की, तो मेरे पास में एक चीज है वो इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में आने लायक भी है, तो ये कि एक आपको आप पता है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर एक्ट 2006, आपको बताना है कि ये वाला जो एक्ट है, इस एक्ट को कौन सी नोडल एजेंसी हैंडल करती है। एक क्वेश्चन तो ये आपको कमेंट जरूर करना, आप कमेंट करोगे मुझे पता पड़ जाता है कि कौन कौन से हमारे विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं और सिंसियर हैं। सिंसियर रहोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, याद रखना। अगली बात, दूसरी चीज ये है, एक क्वेश्चन है आपके पास में ये आएगा कि आपको बताना है कि राजस्थान के सेम एल्टीट्यूड पे एक स्टेट है, वो जो स्टेट है उस स्टेट का 80% के लगभग आपका उसका फॉरेस्ट कवर है। आपको बताना है एरिया वाइज, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज, तो आपको बताना है कि वो स्टेट कौन सा है जो कि राजस्थान के सेम एल्टीट्यूड पे 80% उसका फॉरेस्ट कवर है। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट कर देने हैं। आगे देखो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा इको सेंसिटिव एरिया या इको सेंसिटिव जोन, जिसको हम लोग ESZ बोलते हैं। ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 के अंदर बनाए गए थे, जिसके अंदर आपको बताना है कि कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट है शुड डिक्लेयर लैंड फॉलिंग विद इन हाउ मच किलोमीटर ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द इको फ्रेजाइल जोन। आपको बताना है कि नेशनल पार्क का कितना, उसके आसपास का कितना किलोमीटर का एरिया जो है उसको हम लोग इको सेंसिटिव जोन के अंदर रखते हैं। तो चलिए इसके फैक्ट्स की बात करते हैं, उसके बाद वापस इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। बात करते हैं हम लोग इको सेंसिटिव जोन की। इको सेंसिटिव जोन के बारे में अगर हम लोग बात करें, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से लेकर के 16 तक जो चला है, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि आपको क्या करना है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट को जो भी आपके नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या इकोलॉजिकल फ्रेगाइल जोन्स हैं, आपको उसके अंदर उसके आसपास के 10 किलोमीटर की बाउंड्री को इको सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित कर देना है। ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के जो अधिकार है उसके अंडर आता है। अब यहाँ पे 10 किलोमीटर का लिमिट जो है वो एक लिमिट दे रखी कि 10 किलोमीटर करना चाहिए, पर अगर ऐसी कोई एक्सप्लिकेशन में थोड़ा सा चेंज भी किया जा सकता है, तो 10 किलोमीटर से बियॉन्ड भी जाया जा सकता है। अगर मान लो जो हमारा एरिया है वो और बड़ा है और आपको लगता है कि सेंसिटिव कॉरिडोर वहां बनाना चाहिए, तो वो ऐसा किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। अगली बात, जो हमारा ESZ है उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज नहीं हो सकती, तो वहां पे कमर्शियल माइनिंग नहीं हो सकती, सो मिल्स नहीं लगाई जा सकती। सो मिल्स मतलब वही लकड़ी काटने की जो इंडस्ट्रीज है वो नहीं लगाई जा सकती। कोई भी इंडस्ट्री जिसकी वजह से पॉल्यूशन फैलता है, एयर, वाटर, सॉइल या नॉइज, वो भी उसके अंदर नहीं लगाई जा सकती। दूसरी बात, मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स और कमर्शियल यूज ऑफ वुड, ये भी उसके अंदर नहीं किया जा सकता। तो ये इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 10 किलोमीटर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन आता है, वेयर इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रपोज्ड। अब ऑप्शन दिए हैं आपको असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। तो आपको बताना है कि इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्रोजेक्ट है वो कहां पर मेनली प्रपोज किया गया था, और अब उसका क्या हुआ, तो उसकी बात करते हैं हम लोग। तो जिस तरह से सरदार सरोवर डैम, जिस तरह से टिहरी डैम बहुत ज्यादा फेमस है, वो इसलिए क्योंकि इकोलॉजिकली वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान होने की गुंजाइश थी। वैसे ही अब आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश बहुत ही इकोलॉजिकल रिच एरिया है, जहां पे प्लांट्स की डेंसिटी 80% तक है। तो वहां पर आप देखेंगे, अगर उस एरिया के अंदर अगर डैम बनाने की बात होगी तो कितना ज्यादा जो आपको लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा, कितना, क्योंकि वो इस ऐसे एरिया है, हिली एरिया टाइप के हैं, तो वहां पर लोगों के लिए वैसे भी रहने की जगह कम है। दूसरी बात, यहाँ इनकी खास बात यह है कि वहां पर इतना ज्यादा इकोलॉजिकल नुकसान होगा, डैमेज होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा। तो उसी के विरोध के चलते
इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसको पूरी तरह से अभी बंद कर दिया गया है और वापस से एनवायरमेंट जो डिपार्टमेंट है उनको वापस नई स्ट्रेटेजी बनाने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे दो जो नदियां हैं, एक तो टेंगोंग और एक दरी, ये दोनों नदियों के जो को मिलाने पर इसकी जो फैलाव है उसके ऊपर ही डैम बनाने की योजना थी। तो ये योजना अरुणाचल प्रदेश की है, तो अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाएगा, वो है इंपॉर्टेंट, हरियाणा से हमारा प्रश्न है, वो है अरावली सफारी पार्क पर। तो अरावली सफारी पार्क की खास बात क्या है? मैं मेरी भाषा में तो ये बोलूंगा कि इंसानों के मौज मस्ती की जगह बन रही है भाई अरावली सफारी पार्क। और वो किसके ऊपर बन रही है? वो है एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा के उसके ऊपर बनाई जा रही है। ये सिंपल सी भाषा है और यही भाषा सही है इस चीज के लिए, क्योंकि वहां पर जो एनवायरमेंट है वो एक्टिविस्ट 10 करोड़ एकड़ की 10,000 एकड़ की जो जमीन है वो अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट जो हरियाणा के अंदर है उसके लिए एक बहुत बड़ा इशू रेज करा हुआ है कि यार इसके आप ये पूरा प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट को कितना नुकसान होने वाला है। वहां पे हो क्या रहा है, एक तो एंटरटेनमेंट जोन बन रहा है, एक सफारी क्लब बन रहा है, एक इको विलेज बना रहे हैं और एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। वो एक्चुअली करा इसलिए जा रहा था कि वहां के जो लोकल लोग हैं वहां उनको रोजगार पैदा किया जा सकते हैं उनके लिए। तो पर इसके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्लांटेशन, बहुत ज्यादा ट्रीज वगैरह है वो कटने वाले हैं। और ये बिल्कुल वैसा बनाया जा रहा है जैसे अफ्रीका के अंदर लोग घूमने जाते हैं ना, वहां पर क्या है कि एक इको विलेज होता है। क्या इको विलेज यही है कि वहां पर मेनली आपका जो कल्चरल एक्टिविटीज जो है वहां की वो दिखाई जाएगी, ऐसा सेटअप किया जाएगा। पर यहाँ बात ये हो रही है कि वो अफ्रीका के अंदर वहां ऐसा होता है कि वहां लोग रहते ही वैसे हैबिटेट के अंदर है, तो वहां पर वो चीज बैठती है। पर यहाँ ऐसा हो रहा है कि ऐसे इको विलेज वगैरह का फॉर्मेशन किया जा रहा है जो कि हमारा बनावटी हम जिसको बोलते हैं वो चीज डेवलप करी जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो होगा लार्जेस्ट प्रोजेक्ट होगा दुनिया का जो कि इस तरह का सफारी पार्क होगा। मेनली ये है हमारे अंदर ये जो प्रोजेक्ट है ये मेनली शारजाह के अंदर एक अफ्रीका करके एक प्रोजेक्ट है, ऐसा एक सफारी पार्क है अफ्रीका करके, वहां पे वो 2000 एकड़ का है। तो वैसा ही प्रोजेक्ट जो है हमारे यहाँ 10,000 एकड़ के अंदर बनाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएपी? एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है। नेशनल क्लीन एयर प्रोजेक्ट, नेशनल क्लीन एयरपोर्ट प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयरपोर्ट प्रोजेक्ट और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो आपको बताना है, बहुत ही अच्छे ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं और कंफ्यूजन होने की पूरी संभावना है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर हमारा सही होगा। एक बार इसके बारे में पढ़ते हैं फिर आंसर हमको अपने आप ही आ जाएगा। तो ये है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, डी ऑप्शन हमारा उसका आई थिंक यही था, डी ऑप्शन ही था कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। हाँ, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि आपको जब इंडियन इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो लेटेस्ट इंडियन इवेंट्स में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का नाम आता जरूर है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम तब स्टार्ट किया गया जब हमारी जो ईपीआई रैंकिंग थी, वो ईपीआई रैंकिंग आपको पता होना चाहिए 2016 के अंदर हमारी 141वीं ईपीआई रैंकिंग थी 180 देशों में से। 180 देशों में से। और ईपीआई रैंकिंग कौन जारी करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके लिए आ जाता है एग्जाम के अंदर, आपसे पूछा जा सकता है। तो कमेंट करके बताना ईपीआई रैंकिंग कौन जारी करता है। दूसरा ये बताना है कि 2018, 2020 और 2022 के अंदर हमारी क्या ईपीआई रैंकिंग थी। तो यहाँ जो 2018 की रैंकिंग है वो फिसल गई थी 180 से 141 से फिसल करके नीचे चली गई थी, और आपको बताना है कि भाई कितनी नीचे गई थी। तो उसी के बाद में हमारा जो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ये करके जो मिनिस्ट्री है हमारी, उसने 2019 के अंदर, जनवरी 2019 के अंदर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की लॉन्चिंग करी थी। ये वाला क्वेश्चन वैसे भी शायद मैं पहले पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं इसको पूरा कवर कर रहा हूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है एग्जाम के उद्देश्य से आपके लिए। ये कंट्री को फ्रेम करता है किसके लिए? नेशनल फ्रेमवर्क फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए फ्रेम करता है। दूसरी बात, ये एक टाइम बाउंड रिडक्शन टारगेट है कि आपको समय के अंदर इतने समय में इतना इतना कंजप्शन, इतना आपको रिडक्शन करना है। वो टाइम जो है उसकी लिमिट आपको 2017 दे रखी कि 2017 में जो पैरामीटर थे उससे आपको कम करने हैं। किसको कम करना है? कम करना है आपको PM10 को और PM 2.5 को कम करना है। दोनों को कितना कम करना है? वो आपको करना है 20% 2022 तक। इसके 5 साल बाद तक का हमारा टारगेट है कि 20% तक हमको इसको कम करना है।
अब इसके लिए 132 नॉन अटेनमेंट सिटीज बनाई गई है। नॉन अटेनमेंट सिटी किसने आइडेंटिफाई करी? वो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नेक्स्ट बनाए हैं, उनके आधार पर ही आपको सिटीज को फोल डाउन किया है इस लिस्ट के अंदर, क्योंकि जिन सिटीज के अंदर इस हमारी एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उनसे घटिया रैंकिंग थी, उनको इसके अंदर फॉल किया है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है आपके पास में, जो हमारा नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए गए हैं? तो वो एक्ट है हमारा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। इसके अंदर टोटल 12 हमारे एयर पोल्यूटेंट्स है जिनको शामिल किया गया है। उन 12 के अंदर आपको पता है PM10, PM2.5, SO2, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3, ओजोन, लेड, बेंजीन, बेंजोपायरिन, आर्सेनिक और निकल, ये हमारे महत्वपूर्ण उसके अंदर शामिल है। इनके बारे में जो भी जानकारियां हैं वो आपको क्या क्या याद होनी चाहिए? आपको याद होनी चाहिए कि इनके टेस्टिंग मेथड्स कौन से हैं और उनकी लिमिट क्या क्या है। सबकी लिमिट और टेस्टिंग मेथड अगर आपको याद नहीं है, आप अगर हमारे सॉल्यूशन के सब्सक्राइबर हैं, आप एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं, तो आप मुझसे बता सकते हैं कि अगर आपको याद नहीं हो रही है तो मैं इसका एक और सेपरेट वीडियो आपको बना करके दे सकता हूं। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन है इनिशिएटिव्स टेकन फॉर कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक तो सफर पोर्टल का निर्माण किया गया है। ये क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि एग्जाम के अंदर आने लायक है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखते जाओ आप लास्ट तक, बहुत अच्छे वीडियोस और बनाने वाला हूं मैं आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे सफर पोर्टल जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, सफर पोर्टल का फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च। ये मेनली डायरेक्ट ही फोरकास्ट करता है और पर्टिकुलरली टाइम के अकॉर्डिंग आपको बता सकता है कि कौन से स्थान पर क्या क्या उस समय कंडीशन चल रही है, और बहुत ही सटीक है। आप देख भी सकते हैं, आपको पता भी होगा कि आजकल कितने ज्यादा मौसम विभाग कितना ज्यादा सटीक हो गया है। आगे बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की। AQI का जो निर्माण है वो आपको पता है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बाद में किया गया। तो एक कमेंट आपको ये जरूर और करना है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का निर्माण कब किया गया, कब से एयर क्वालिटी इंडेक्स चालू हुई है। तो आपको पढ़ा भी रखा है मैंने, यूट्यूब के वीडियो में ही ये चीज शामिल है और बहुत ही अच्छा वीडियो है। आप जाकर के उसको, हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाकर के देख सकते हैं, JSO JEE पार्ट A के अंदर 2023 करके जो प्लेलिस्ट है वहां पे देख सकते हैं। AQI जो है, AQI के अंदर हमने नेक्स्ट के जो 12 है उसमें से 8 ही पोल्यूटेंट लिए। 8 पोल्यूटेंट के अंदर हम लोगों ने निकल, आर्सेनिक, बेंजोपायरिन और बेंजीन को हटा दिया। बचे हुए जो हमारे 8 है 5, 10, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है मेनली, सल्फर ऑक्साइड, ओजोन और हमारे हो जाएंगे कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको इसके अंदर रखा गया। यहां पर एक और जो प्लान है वो केवल दिल्ली के लिए लागू किया गया, वो है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो कि मेनली व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए है। व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए एक तो BS6 के जो व्हीकल्स हैं वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन, पहले डीजल कार्स वगैरह इनकी आती थी, उन पर भी पूरी तरह से बैन लगा गया है, और BS6 के जो व्हीकल्स हैं उनको पूरी तरह से रोक दिया गया है कि अब गाड़ियां नहीं चलेगी दिल्ली के अंदर इस जो हमारे इंजन की। अगली बात, दूसरी बात है पुश ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, उसके ऊपर सब्सिडियां वगैरह भी दी जा रही है, आप देख सकते हैं आजकल। और एक ऑड इवन पॉलिसी जो है वो इमरजेंसी मेजर में लागू की जाती है न्यू दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग भी केमिस्ट्री से संबंधित हैं और उससे तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक करके भी जा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।